उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर हर एक की नजर हाई कोर्ट पर लगी हुई है। हाई कोर्ट अब 21 दिसंबर को भी सुनवाई करेगा और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस दिन फैसला भी आ सकता है। लेकिन पूरा मामला क्या है और इस दौरान जो रिट याचिकाएं दाखिल हुई हैं वो किस आधार को लेकर रिट याचिकाएं दाखिल हुई हैं, सरकार की ओर से क्या पक्ष रखा गया है, हम सीधे आपको ले चलते हैं हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार त्रिपाठी जी के पास, जो खुद रिट पिटिशनर के काउंसलर हैं और उन्होंने पूरी बहस भी की है। तो सर, आपका स्वागत है आई इंडिया से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल यह है कि दर्शक जानना चाहते हैं कि पूरा मामला क्या है और आज जो सुनवाई हुई है उसको लेकर दोनों पक्षों की ओर से क्या कुछ कहा गया है। वस्तुतः अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वह संवैधानिक बाध्यता है, संविधान में इसकी व्यवस्था दी गई। लेकिन अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई वो मंडल कमीशन के नाम से मशहूर श्री बीपी मंडल जी, तत्कालीन सांसद की कमीशन द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर देश की पार्लियामेंट ने 1990 में ओबीसी शब्द का पहली बार इस्तेमाल करते हुए इनको कहा कि 27% का आरक्षण राज्य की सेवाओं में दिया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पार्लियामेंट के निर्णय को इंदिरा साहनी के बहुत ही प्रसिद्ध केस में अपनी मोहर लगाई जी। कालांतर में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनुच्छेद 243 भाग संख्या 9 और 9A के माध्यम से संविधान में लाया गया और सभी पंचायत निकायों को, चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामीण हो, सबको एक संवैधानिक स्टेटस दिया गया। और उस संवैधानिक स्टेटस देने के बाद व्यवस्था ये की गई कि अनुसूचित जात और जनजात को जो आरक्षण दिया जाता है वह संविधान के पूर्व निर्णय के अनुसार दिया जाता रहेगा। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यह कहा गया कि राज्य सरकारें यदि चाहें तो अन्य पिछड़ा वर्ग को भी स्थानीय निकाय निर्वाचनों में उनके लिए पदों का आरक्षण कर सकती हैं। संविधान में इस बात की व्यवस्था नहीं की गई कि यह आरक्षण देने का आधार क्या होगा, आरक्षण देने का प्रतिशत क्या होगा, आरक्षण देने के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी। राज्य सरकारों ने अपने कानून अपने अपने हिसाब से बनाए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में इसी प्रकार का कानून जिस प्रकार का अपने उत्तर प्रदेश में है कि 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को, महिलाओं को निर्वाचनों में, स्थानीय निकाय निर्वाचनों में देना चाहिए। ऐसी ही व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भी लागू की गई। उत्तर प्रदेश में लागू इस व्यवस्था और मध्य प्रदेश में जो लागू इस व्यवस्था है इसका संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय ने के कृष्णमूर्ति नामक एक केस में, जो उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ थी, उन्होंने लिया और ये कहा कि कोई विशिष्ट डाटा पिछड़ा वर्गों का उपलब्ध नहीं है। इसलिए ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि राजनीतिक रूप से जो पिछड़े, शोषित, वंचित व्यक्ति हैं उनकी पहचान की जाए और उनकी पहचान करके आरक्षण की व्यवस्था की जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय के 2010 के इस निर्णय का अनुपालन नहीं हुआ। कालांतर में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक अन्य केस में जो विकास किशन राव गवली के नाम से जाना जाता है, उसमें यह व्यवस्था की कि ट्रिपल टेस्ट किया जाए और एक डेडिकेटेड कमीशन, एक विशिष्ट कमीशन, एक निष्पक्ष कमीशन बनाया जाए जो इस बात का अध्ययन करे कि समाज में कौन सी ऐसी जातियां हैं
जो राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, जिनका प्रतिनिधित्व तो लोकल बॉडीज में नहीं हो पाया है या नहीं हो पा रहा है स्थानीय निकाय के निर्वाचनों में। और यह 2010 का जो माननीय उच्चतम न्यायालय का गवली के केस में जो निर्णय दिया गया, इसका अनुपालन करने में 2021 का निर्णय, 2010 में के कृष्णमूर्ति का, 2021 का जो निर्णय था विकास किशन राव गवली का, इसको 2021 के इस निर्णय का अनुपालन जब राज्य सरकारों द्वारा नहीं हुआ और फिर प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहुंचा सुरेश महाजन वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बिना ट्रिपल टेस्ट कराए, उन्होंने 2010 की उस व्यवस्था के 2010 के संवैधानिक पीठ के निर्णय को संज्ञान में लेते हुए कहा, राज्य सरकारें 2010 और 2021 में दिए गए निर्णयों का संज्ञान नहीं ले रही हैं, नाराजगी व्यक्त की और ये कहा कि जब तक डेडिकेटेड कमीशन, यही वो शब्द है उसमें कि डेडिकेटेड कमीशन का गठन करके जब तक अन्य पिछड़ा वर्गों की जातियों, उनके पिछड़ेपन के पैटर्न, उनके राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन करके रिपोर्ट न ली जाए, तब तक ओबीसी वर्ग माने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्थानीय निकाय निर्वाचनों में किसी प्रकार की व्यवस्था न की जाए। ये सारे पद जो आरक्षित रखे जा रहे हैं पिछड़े वर्गों के लिए, ये सामान्य वर्ग या सबके लिए खोल दिए जाए, सब लोग इस पर चुनाव लड़ सकते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के इन निर्देशों का पालन आसन्न स्थानीय निकाय चुनावों में नहीं किया गया। इस बात से क्षुब्ध होकर बहुत सारी याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ में योजित हुई, जिसमें कुछ जनहित याचिकाएं थी, कुछ व्यक्तिगत क्षमता में याचिकाएं थी। मेरी भी एक याचिका मनोज कुमार पांडे व अन्य के नाम से है। ये नवसृजित निघासन लखीमपुर के नगर पंचायत अध्यक्ष पद के का जो आरक्षण किया गया वो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए किया गया और उसको लेकर वो आए। माननीय उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय का चूंकि अनुपालन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया था, डेडिकेटेड कमीशन से किसी प्रकार के का कोई अध्ययन करके व्यवस्था नहीं बनाई गई थी, इसलिए इस पिटीशन को, इस याचिका को हमने यही आधार लेकर योजित किया। और हमारी दो मांग है। पहली तो 5/12/2012 को जो नगर पंचायत के निर्वाचन में आरक्षण की व्यवस्था अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए की गई है, वह समाप्त की जाए, उसको निरस्त किया जाए उस नोटिफिकेशन को। और दूसरा यह है कि जब तक सुरेश महाजन के निर्णय में के केस में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन के अनुक्रम में डेडिकेटेड कमीशन से अन्य पिछड़े जातियों को दिए जाने वाले आरक्षण के विषय में पिछड़ी जातियों का निर्धारण, पिछड़ी जातियों को कितना आरक्षण दिया जाना है, उसकी प्रतिशतता वगैरह का अध्ययन न कर लिया जाए, तब तक किसी प्रकार का कोई निर्वाचन न कराया जाए। बिल्कुल, मैंने आपको सुना और बहुत ही आप विस्तृत रूप से जानकारी दिए। अब ये जानना चाहते हैं राजीव कुमार त्रिपाठी जी कि आज जब हाई कोर्ट की किस खंडपीठ ने इस पर आज सुना और जब राज्य सरकार ने अपना पक्ष एक दिन पहले ही हलफनामा दाखिल कर दिया था, तो क्या लगता है अब जो हाई कोर्ट आज सुनवाई कर रहा था, किन किन बिंदुओं को लेकर क्या आज बहस हुई? आज वस्तुतः आज कोई बहस नहीं हुई सिंह साहब। हुआ ये कि माननीय उच्च न्यायालय ने इन सारी बातों को संज्ञान में लेते हुए मनोज कुमार वैभव पांडे के नाम से योजित जो जनहित याचिका थी, जिस पर उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री डॉक्टर लालता प्रसाद मिश्र को सुना, हम लोगों को सुना और सुनने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 12/12/2022 को निर्देशित किया राज्य सरकार को कि आप किसी प्रकार का चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन, स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं करेंगे और विस्तृत विवरण माननीय उच्चतम न्यायालय ने, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि कमेंट्स या इंस्ट्रक्शन सरकार के क्या हैं इस विषय पर, उसको मांगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का हवाला अपने निर्णय में दिया, ट्रिपल टेस्ट का हवाला दिया
और इसमें 12-12 मैं माफी चाह रहा हूँ, 12-12 या 21-12? नहीं, 12/12/2022 को जो स्थगन आदेश पारित हुआ था जी, उसके संबंध में मैं बता रहा था कि माननीय उच्च न्यायालय ने ये किया और 13 तारीख की इसमें तिथि निर्धारित की। 13 तारीख को इसमें किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं हो पाया, क्योंकि ये हुआ कि जी, इसमें ये हुआ कि जो इंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट नहीं है और राज्य सरकार द्वारा ये कहा गया कि इंस्ट्रक्शन लिया जा रहा है और राज्य सरकार के आग्रह पर इसमें अगली तिथि 14/12 की लगाई गई और 14/12 को ये फिर समय दिया गया राज्य सरकार को कि आप जो है जो भी आप कहना चाहते हैं वो शपथ पत्र के माध्यम से कहें। पर शपथ पत्र के लिए 20 तारीख की तिथि निर्धारित की कि शपथ पत्र एक सभी याचिकाओं में एक मास्टर कॉपी शपथ पत्र की बनाइए और सभी याचिकाओं के याचिकाकर्ता अधिवक्ताओं को उपलब्ध कराइए और याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं को यह समय दिया कि आप इसका प्रत्युत्तर शपथ पत्र दाखिल करना चाहें तो दाखिल कर सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुक्रम में 14/12/2022 के अनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया आज माननीय न्यायालय में और माननीय उच्च न्यायालय की 2 सदस्यीय खंडपीठ श्री देवेंद्र कुमार उपाध्याय और श्री सौरभ लावनिया, न्यायमूर्ति सौरभ लावनिया जी ने इन दोनों शपथ पत्रों को टेकन ऑन रिकॉर्ड किया, मैंने अपने उसमें रिकॉर्ड में लिया और उस पर हमारी याचिका में और उस जनहित याचिका में जिसे श्री शरद पाठक और डॉक्टर वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर लालता प्रसाद मिश्र कर रहे हैं, दोनों की तरफ से प्रत्युत्तर शपथ पत्र जो दाखिल किए गए उनको भी रिकॉर्ड में लेने का आदेश किया। समय नहीं बचा था न्यायालय का, इसलिए कल के लिए तिथि निर्धारित करते हुए सुनवाई की बात कही है। तब तक दिनांक 12/12/2022 को जो अंतरिम आदेश था वह प्रभावी है, वो यथावत बना रहेगा। सर, राजीव कुमार त्रिपाठी जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि कल आपको क्या उम्मीद लगती है जो 21 दिसंबर को हाई कोर्ट सुनवाई करेगा और राज्य सरकार चाहती है कि आप चुनाव हो जाए नियत समय पर, तो क्या लगता है आपको कल क्या फैसला आने की उम्मीद हो सकती है? देखिए, जहां तक शपथ पत्र में जो आधार लिए गए हैं उन आधार पर तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय जो सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश सरकार के केस में अथवा उच्चतम न्यायालय के ही एक अन्य निर्णय विकास किशन राव गवली के केस में दिए गए निर्णय का अनुपालन तो नहीं हुआ है। अपने पूरे शपथ पत्र में राज्य सरकार द्वारा यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के इन दोनों निर्णयों या तीनों निर्णयों का अध्ययन कब और किस प्रकार किया गया, किसके द्वारा किया गया और जब अध्ययन किया गया तो क्या निर्णय लिया गया, यह भी शपथ पत्र में उल्लिखित नहीं है। उन्होंने 2017 में रैपिड सर्वे 2011 के जो डाटा थे जनगणना के उसको आधार बनाते हुए 2017 में किए गए रैपिड सर्वे मतलब अन्य पिछड़ा वर्गों की जनसंख्या का केवल आकलन, उनके पिछड़ेपन का आकलन नहीं, जनसंख्या का मात्र आकलन को आधार बना के शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और यह बताने की कोशिश की है, यह जताने की कोशिश की है राज्य सरकार ने कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हमने अनुपालन किया है। वस्तुतः माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुपालन तभी हो सकता है जब एक निष्पक्ष डेडिकेटेड कमीशन का गठन हो। ऐसा किसी प्रकार का कोई गठन या अधिसूचना आज तक राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई है। ऐसे में पूर्ण संभावना यह है कि अनुसूचित कि अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए जो भी आरक्षित पद या सीटें स्थानीय निकाय के आसन चुनाव में हैं, वह सब आम जन के लिए खोल दी जाए। सभी लोग उस पर चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे वो आरक्षित वर्ग के हों चाहे अनारक्षित वर्ग के हों, सबके लिए वो खुली रहेंगी। इस प्रक्रिया के माध्यम से या तो चुनाव संपन्न होंगे अथवा राज्य सरकार के पास विकल्प यह भी है कि चुनाव रोक दे, यद्यपि चुनाव रोकना संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं। मान लीजिए सर, अगर चुनाव नहीं रुकते हैं और राज्य सरकार चाहेगी चुनाव कराए और मान लीजिए जो आप सुझाव दे रहे हैं कि
वो जो ओबीसी के लिए आरक्षित पद हुए हैं उस पर हर वर्ग लड़े ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ये बात नहीं होती है, इस पर सहमति नहीं बनती, तो क्या मामले सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं? निश्चित रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी यह बताना पड़ेगा कि उनके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित 10/5/2022 का आदेश जो सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश के केस में दिया गया, उसके अनुपालन में अब तक क्या किया गया है। और निश्चित रूप से किसी प्रकार की कोई ऐसा एक्सरसाइज राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए वहां से भी माननीय उच्चतम न्यायालय से भी कुछ राज्य सरकार के पक्ष में पारित हो जाएगा, ऐसा संभव दिखता नहीं। बिल्कुल सर, आपका जो अनुभव बता रहा है, जो आप इसकी बहस कर रहे हैं, उससे लगता है जो आप आधार लेकर चल रहे हैं वो लगता नहीं कि राज्य सरकार के पक्ष में या उसके अकॉर्डिंग में ये फैसला आएगा। लेकिन सर इतना जरूर है कि कल के फैसले पर सबकी निगाहें हाई कोर्ट पर टिकी हुई हैं। आपको लगता है कल इस पे फैसला हो जाएगा या फिर जैसे कि कई डेटें लग चुकी हैं, कई बार राज्य सरकार मोहलत मांग चुकी है, ऐसी भी नौबत? माननीय उच्चतम न्यायालय अथवा याची के अधिवक्ताओं द्वारा किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य या व्यवहार नहीं किया जा रहा है जो ये कहा जा सके कि स्थानीय निकाय के आसन्न निर्वाचनों को हम स्थगित कराना चाहते हैं। माननीय उच्च न्यायालय भी चूंकि 3 दिन की कोर्ट आने वाले दिनों में है, शीतकालीन अवकाश शुरू होने जा रहे हैं, शीतकालीन अवकाश के पहले केवल 3 दिन बचे हुए हैं, ऐसे में मुकदमों की संख्या बढ़ जाती है, नए केसेस बहुत दायर हो जाते हैं, उनके निस्तारण के बाद कितना समय बचता है और माननीय उच्चतम न्यायालय पूरी सद्भावना के साथ कितना समय इस मुकदमे में दे सकती है, यह इस पर टिका है कि कल निर्णय होगा अथवा सुनवाई के लिए अन्य कोई तिथि निर्धारित की जाएगी, क्योंकि मुकदमों की संख्या आज भी बहुत थी और मुकदमों की संख्या कल भी बहुत है। जी बिल्कुल, आपने सर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और ये थे हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार त्रिपाठी, जो पूरा जानकारी दे रहे थे, जो रिट याचिका दायर हुई है जो निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर, उसके बारे में पूरी स्थिति बता रहे थे कि आज जो बहस हुई है, किन किन बिंदुओं को लेकर के रिट याचिकाएं दाखिल की गई हैं और क्या कुछ सरकार का पक्ष था और क्या रिट याचिकाओं का कहना था और क्या सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, उसको भी बहुत बखूबी ढंग से बता रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको जान नहीं रहे थे और आई इंडिया ने राजीव कुमार त्रिपाठी जी के माध्यम से दर्शकों को बताने का प्रयास किया है कि पूरा मामला क्या था। तो सर हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी दर्शकों के लिए, लोगों के लिए आप ऐसी ही जानकारी अगर हमारे माध्यम से देते रहेंगे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया, वोटर बनेंगे आखिर किसके खवैया? बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी, लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे, 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला, चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया, निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद, शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल, वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ, कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया।